नमस्ते बच्चों। पिछले अध्याय में मैंने वर्ण विचार पढ़ाया था। अभी मैं शब्द विचार पढ़ा रही हूँ। एकाधिक ध्वनियों से बनता सदा शब्द का रूप ध्वनि परिवर्तन से बन जाता नूतन शब्द अनूप। अर्थात शब्द भाषा के अर्थ को वहन करने वाला वह खंड है जिसका निर्माण एक या एक से अधिक ध्वनियों के मेल से होता है, या यूं कह सकते हैं कि ध्वनियों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। अब शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं, भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयुक्त हो जाते हैं और वाक्य में आकर अर्थवान हो उठते हैं। जैसे कि चाय वाय। चाय ठीक है, वाय क्या है? वाय का निरर्थक है वाय। जैसे चाय लाइए, कई लोग बोलते चाय वाय लाइए, तो चाय लाइए से ही सब कुछ हो। या चादर वादर सूख गई। चादर ठीक है, वादर अर्थ निरर्थक है। या तो ये भी हो सकता है कि चादर सूख गई है। अब है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। उत्पत्ति अर्थात स्रोत के आधार पर। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, इसलिए उनके लिए थोड़ा इंग्लिश में बोल देती हूँ। वर्ड्स बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन। नंबर 2 है व्युत्पत्ति रचना के आधार पर। वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तीसरा है अर्थ के आधार पर। वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। प्रयोग के आधार पर। वर्ड्स बेस्ड ऑन फंक्शन। तो 4 प्रकार से हमने वर्गीकरण किया है। अब है उत्पत्ति के आधार या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, या यूं कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति या हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हिंदी भाषा का उद्गम स्रोत क्या है, उद्गम स्थान क्या है, या हिंदी भाषा की जननी कौन है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी भाषा हिंदी संस्कृत से निकली है, या भारोपी भाषाएं हैं बहुत सारी जिनका उद्गम स्थान हिंदी है, संस्कृत है। तो ये तत्सम शब्द भी जो है संस्कृत से ही निकले हैं। तत्सम यानी कि तत् धन सम। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा तत्तेतानी, तो वही तत् है, तत् धन सम, उसके समान। अर्थात किसी भाषा के मूल शब्दों का ज्यों का त्यों उपयोग हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। यानी कि हमारी भाषा में संस्कृत से आए हुए शब्द जो कि ज्यों के त्यों हिंदी में उतारे गए हैं, हिंदी में आ गए हैं, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं किया गया, सीधे उतार दिए गए हैं, उनको तत्सम शब्द कहा। तत्सम मतलब उनके ही समान। उस जो भाषा से लिया गया ज्यों का त्यों संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा के शब्दों को ज्यों के त्यों लिया गया, उनको उतार दिया गया। जैसे कि सूर्य, आप हिंदी में भी सूर्य का ही प्रयोग होता है, असल में ये संस्कृत का शब्द है। सूर्य नारायण भगवान, ऐसे सूर्य का प्रयोग होता है ना, सूर्य जिसको कि सूरज बोलते हैं। नासिका, मित्र, ग्रह आदि, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। असल में मित्र को दोस्त भी बोलते हैं। गृह को क्या बोलते हैं, गृह को घर बोलते हैं। तो ये संस्कृत के आए हुए शब्द हैं। जैसे कि मेरे मित्र ने गृह में जलपान किया। मेरे मित्र ने गृह में जलपान किया। तो हिंदी जैसा ही लग रहा है ना, लेकिन इसमें कितने संस्कृत शब्द हैं? मित्र, गृह, जलपान, जल। ठीक है, ये तीनों शब्द क्या हैं, संस्कृत के हैं। इनको ही तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे तत्सम शब्द हैं।
अब है तद्भव। तद धन भव का अर्थ है उसी से उत्पन्न, अर्थात मूल भाषा के तत्सम शब्दों के बदलाव आने के बाद का वह रूप जो दूसरी भाषा में प्रयुक्त होता है तद्भव कहलाता है। मूल भाषा के तत्सम शब्दों में बदलाव, अगर तत्सम शब्दों में जो शब्द जो हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव आ जाने से जो उस भाषा दूसरी भाषा में प्रयोग होता है उसको तद्भव बोलते हैं। उसी से उत्पन्न हुए, जैसे कि अग्नि, अग्नि से उत्पन्न हुआ आग। अग्नि बोलने में पहले थोड़ा सा कठिनाई हुई होगी, अग्नि, सर्प वगैरह ये संस्कृत के शब्द हैं ना, तो इनको बोलने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा। तो अग्नि को आग बोल दिया, सर्प को सांप बोल दिया, घी को घृत बोल दिया, घृत को घी बोल दिया। तो ये क्या है, घी को घृत। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो कि हिंदी में आकर उनका थोड़ा सा सरल रूप हो गया है। अब है देशज। देशज, देश में जो उत्पन्न हुए हों। जो माने उत्पन्न होना। जो कहाँ से आया शब्द, जो जायते संस्कृत से आया है। देशज, जायते माने जन्म लेना, तो देशज माने देश में जो उत्पन्न हुए। देशज का अर्थ है होता है देश में उत्पन्न। जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, देशज। जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए हैं उनको क्या बोलते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि इनका उत्पन्न हमारे ही देश में हुआ, ये संस्कृत से आए नहीं हैं। ये जैसे कि डिबिया है, झंझट है, खड़ाऊ है, झुग्गी है, फावड़ा है और अन्य शब्द भी हैं जिनका हम यहाँ पर पूरा बता नहीं सकते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया। अब है विदेशी शब्द। विदेशी मतलब जो विदेश से आए। हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं शब्दों की बहुलता है उसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी मुख्य हैं। यानी कि हमारे देश में विदेश से लोग आए होंगे यहाँ पर और उन्होंने वो कुछ दिन तक रहे होंगे और उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया होगा, तो हमारी भाषा में घुल मिल गए, हिंदी भाषा में घुल मिल गए और हमको उसका पता नहीं चलता कि वो हिंदी से आए हैं कि बाहर से आए हैं। जैसे कि मतलब अंग्रेजी में क्या है, स्टेशन स्कूल बोलते हैं ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, असल में पड़ाव बोलते हैं, स्कूल को विद्यालय बोलते हैं। लेकिन अब जब हम हिंदी बोलते हैं तो बोलते हैं अरे देखो बच्चों स्टेशन आ गया, या स्कूल जाना है कि नहीं। पहले पाठशाला बोलते थे, विद्यालय बोलते थे। तो अंग्रेजी शब्द आने से ये स्टेशन, स्कूल और भी अन्य शब्द हैं जो कि हिंदी में घुल मिल गए। ऐसे ही है फारसी, कागज, दुकान। अरबी है वकील, तूफान। तुर्की कैंची, कुर्ता, है ना। पुर्तगाली में कमरा, गमला, अन्य शब्द हैं। फ्रांसीसी में कारतूस, कूपन वगैरह बहुत सारे शब्द हैं। चीनी में चाय, लीची वगैरह। ये शब्द क्या है, विदेश से आकर हमारी भाषा में समा गए हैं, हमारी भाषाओं में घुल मिल गए हैं और इनसे सब मिलके हिंदी हम बोल पाते हैं। अब है संकर शब्द। संकर का अर्थ क्या होता है, मिला जुला, मिक्स, जिसको बोल सकते हैं मिक्स या मिश्रित। दो भाषाओं के मेल जोल से बने हुए शब्द जो धड़ल्ले से किसी भी भाषा में प्रयुक्त होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के मेल, जब दो भाषाएं आपस में मिलके एक शब्द और भाषा का और एक शब्द किसी अन्य भाषा का मिलने से एक नया शब्द बनता है, उसको संकर शब्द बोलते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी। रेल माने इंग्लिश में रेल माने पटरी होता है, RAIL। रेल माने पटरी होता है और गाड़ी का मतलब गाड़ी। तो इसको पटरी में चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी बोल देते हैं, जिसमें रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। फिर ऐसे ही है वर्षगांठ। वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है। फिर है घड़ी साज। घड़ी हिंदी शब्द है, साज अरबी शब्द। नुकसानदायक। नुकसान फारसी शब्द है, दायक हिंदी शब्द है। ऐसे ही कई शब्द हैं जो मिश्रित हैं, यानी कि मिक्स हो गए हैं। मिक्स करके हम उनका अपने हिंदी में उनको जोड़ दिए हैं।
अब है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति मतलब बनावट। इस आधार पर 3 भेद हैं, एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है निश्चित, जो कोई शब्द निश्चित हो चुके हैं, किसी के लिए निश्चित हो चुके हैं। रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध, जिनका खंडित करने से कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि उनके टुकड़े करो तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा और जोड़ो तो कुछ अर्थ निकलता है। जैसे घोड़ा, घोड़े को हम अगर अलग कर देंगे, घोड़ा, घो का मतलब कुछ नहीं निकल रहा है, डा का मतलब कुछ नहीं निकल रहा है। ऐसे ही है घर, घर, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, घ अलग बोलो, ग अलग बोलो, लेकिन घर एक साथ मिलाकर बोलने से उसका अर्थ निकल रहा है। तो घर के लिए प्रसिद्ध, घर का मतलब कहाँ, निवास स्थान को बोलते हैं ना। अब है यौगिक शब्द। यौगिक एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से बने ऐसे शब्द जिनके खंडों के कुछ परंपरागत अर्थ होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। एक से अधिक शब्द यानी कि शब्दांश या शब्द जिनके खंडों के कुछ परंपरागत उनके अर्थ होते हैं, दोनों खंडों के, जैसे हम खंड करेंगे तो दोनों खंड के कुछ न कुछ अर्थ निकलेंगे, उनको यौगिक कहते हैं। जैसे हिमालय, अब हिमालय 2 शब्दों से बना है ना। हिम धन आलय अर्थात बर्फ का घर, हिम माने बर्फ होता है, बर्फ होता है, और आलय माने घर, और परंपरागत अर्थ होते हैं। जैसे हिमालय, आप देखते हैं हिमालय, हम लोग बोलते हैं हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, तो वही हिमालय परंपरागत अर्थ हो गया है। अगर इनको तोड़ेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेगा, हिम धन आलय, बट हिमालय एक पर्वत है जो हमारे भारत के उत्तर में है। ऐसे ही है कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। ऐसे विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्यालय का घर, और बहुत सारे शब्द हैं जो कि यौगिक शब्द हैं और दोनों खंडों का अर्थ निकलता है, दोनों शब्दांशों का अर्थ निकलता है, इनको यौगिक कहते हैं। यौगिक शब्दों की रचना इन विधियों से हो सकती है। जैसे प्रत्यय में कैसे, प्रत्यय आपको पता है कि शब्द के पीछे से लगता है। जैसे समाज धन इक, सामाजिक क्या हो जाएगा, सामाजिक। ऐसी उपसर्ग है, शब्दों के आगे से उपसर्ग लगता है। जैसे निर उपसर्ग है, धनमल, निर्मल। ऐसी संधि, अगर हम रमेश को तोड़ेंगे तो क्या होगा, रमा धन ईश, है ना, ईश्वर। ऐसी है समास, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ये सब क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। फिर है योग रूढ़। क्या है, योग रूढ़ एकाधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनके प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से भिन्न किसी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, योग रूढ़। क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे कि अब है दशानन, 10 धन आनंद, 10 संख्या में 10 और आनंद माने चेहरे। दशानन किसके होते हैं, 10 मुख वाला। ये दोनों शब्द क्या हैं, स्वतंत्र है, इसलिए 10 मुख क्या है, यौगिक शब्द है, परंतु यह अपना सामान्य अर्थ नहीं बता रहे हैं, कोई और विशिष्ट अर्थ बता रहे हैं। जैसे कि 10 मुंह वाला अर्थात रावण। ऐसे ये पंकज, पंकज क्या है, पंख में उत्पन्न होने वाला, पंख माने कीचड़ होता है, ज माने जन्म लेना, जो पंख में जन्म लेता है। तो यहाँ पर इसका अब मछली और मेढक वगैरह भी जन्म लेते हैं पंख में, लेकिन उनको क्या है, उनको हम पंकज तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन पंकज क्या है, एक विशिष्ट पुष्प है, कमल जिसको बोलते हैं, उसके लिए उपयोग हुआ है। ऐसे ही है दशानन, दशानन 10, दशानन तो हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जैसा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण भगवान। तो ये जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं
वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर जैसे कि एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी, श्रुति सम भिन्न अर्थ। एकार्थी क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है एकार्थी कहलाते हैं। जैसे उनके लिए एक ही शब्द बना हो, जैसे घोड़ा, कुत्ता, पुस्तक, लोहा आदि। तो ये एक किसी चीज़ के लिए बना हुआ है, इनको क्या बोलते हैं? एकार्थी। फिर है अनेकार्थी। अनेकार्थी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे पत्र है, पत्र क्या है? हम पत्र किसको बोलते हैं? चिट्ठी को भी बोल देते हैं, पत्ता को भी बोल देते हैं। आप लोग सुनते होंगे बेल पत्र लाओ बोलते हैं, तो वही पत्र। चिट्ठी को भी बोलते हैं, चलो पत्र आया है, चिट्ठी आई है। ऐसे ही हंस, हंस को हम प्राण को भी हंस बोलते हैं, एक पक्षी को भी हंस बोलते हैं। कुल है, कुल को परिवार भी बोलते हैं, वंश भी बोलते हैं, या योग जोड़ भी बोलते हैं। तो ऐसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। अब है समानार्थी शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, जिन शब्द के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी बोलते हैं। जैसे आग, आग को क्या क्या बोल सकते हैं आप? आग, अग्नि, पावक, अनल। पानी को क्या क्या बोल सकते हैं? पानी, नीर, जल, तोय, जीवन। सूर्य को क्या बोलते हैं? सूर्य को दिनकर, दिवाकर, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, अरुण, भानु वगैरह। ये क्या है? सब पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे कई शब्द हैं समानार्थी या थोड़ा अंतर होता है, बट समानार्थी और पर्यायवाची उन्हीं शब्दों के अर्थ हैं। अब है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी माना विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब विलोम माने विपरीत शब्द, ऑपोजिट जिनको बोलते हैं, ऑपोजिट, उल्टे। विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि राजा का रंक, मित्र का शत्रु, दिन का रात, आदर का अनादर, ये सब क्या हैं? उपस्थित का अनुपस्थित, ये सब क्या है? विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहलाते हैं। उन्हीं को विपरीत शब्द बोलते हैं। अब है प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे काला, काली, काले, ये सब क्या है? विकारी शब्द हैं। विकारी के 4 भेद हैं। विकारी के 4 भेद होते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब विकारी शब्द कैसे बनेंगे? जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं विकारी शब्द में। जैसे कि लिंग, लिंग में क्या हुआ? लिंग, जैसे लिंग हम एग्जाम्पल, लिंग का एग्जाम्पल देते हैं। लिंग, लिंग में लड़का का लड़की, और वचन में लड़का का एक वचन, बहुवचन, लड़का का लड़के, एक वचन, बहुवचन, ये एक वचन है। फिर है उसके बाद कारक। कारक है ने, पर, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर, ये सब कारक के आधार पर चेंजेस होते हैं। वैसे ही है आपका काल के आधार पर। जैसे काल में लड़का जा रहा है, जा काल है ना, जा रहा है, लड़का जा रहा है, तो क्या हो जाएगा?
लड़का जा रहा था, लड़का जा रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, काल के, इनके आधार पर भेद होते हैं, मतलब बदलाव होता है, वाक्यों में बदलाव होता है। अब है अविकारी शब्द। अविकारी का मतलब होता है जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार नहीं आता है, उनको अविकारी शब्द बोलते हैं। इसमें विकार आता है, इसमें विकार नहीं आता, यानी कि ये बदलाव नहीं होता है। वो जैसे कि वह धीरे धीरे चल रहा है, अब ये धीरे धीरे यहाँ पर बदलाव नहीं हो रहा है, बिल्कुल बदलाव नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, अविकारी। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं। एक है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय बोधक। ठीक है, जैसे कि अब हम क्रिया विशेषण लेंगे। क्रिया विशेषण लेंगे, क्रिया विशेषण में जैसे धीरे धीरे आपने पढ़ा, धीरे धीरे, कम कम, जैसे कम कम, अधिक अधिक, उधर इधर, तो इनका बदलाव नहीं हुआ। फिर इसका संबंध बोधक का, संबंध बोधक का जैसे के बिना, के बिना, के साथ, के बिना, के साथ, राम के साथ, उसके बिना, तो ये संबंध बोधक है। अब है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या आएगा, समुच्चय बोधक, योजक जिनको बोलते हैं, समुच्चय बोधक को योजक बोलते हैं, समुच्चय बोधक या योजक। उसमें क्या आएगा, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, क्योंकि वगैरह वगैरह, ये आदि आते हैं। ठीक है, अब है विस्मय बोधक। जैसे विस्मय बोधक, वाह, ये विस्मय बोधक चिन्ह है, वाह क्या बात है, क्या बात है, अरे ये क्या हो गया, फिर है अरे फिर क्या हो गया। ऐसे अनेक हम जैसे बोलते हैं, वाह, अरे, हाय, ओह, ओहो, ये सब क्या है, विस्मय बोधक है, जिनको कि मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। समझ में आया बच्चों, ये चित्र समझ में आया, ये चैप्टर आ गया ना समझ में। ठीक है, आगे फिर पढ़ाऊंगी। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।